जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में खुश और सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट में, जिसका नाम है सोशल साइंस। एंड आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9th इन दिस चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर एज यू ऑल नो, क्योंकि अभी तक आपने 5 पार्ट इस चैप्टर के देख लिए हैं। ठीक है, पिछले बीते हुए 2 हफ्तों में हमने फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया है। मैं आपका एजुकेटर गौरव धनिक आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है देवस्य इंटरनेशनल स्कूल द्वारा। सो स्टूडेंट्स, जो आप देख रहे हैं पॉकेट स्टडी एप्लीकेशन के माध्यम से, तो बच्चों अब जो आपका पढ़ने का तरीका है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसमें रम गए हैं। मतलब आप सभी को ये जो तरीका है ऑनलाइन टीचिंग का, ये समझ में भी आने लगा है, पता चलने लगा है, और आप अच्छे से इसको फॉलो भी कर रहे हो। तो बच्चों अभी तक जो हमने चैप्टर नंबर 8 में क्या क्या चीज़ें देख ली है, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पिछले पार्ट के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा कर रहे हैं। Right, we were discussing about the features of constitution, or we can say that these are the silent feature of the constitution, जिसमें हमने पिछले वीडियो यानी मेरे 5वें पार्ट में हमने देखा था कि कैसे रिटन डॉक्यूमेंट है हमारा हमारा संविधान कैसे एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सबसे एक्सटेंसिव, सबसे लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा बड़ा, राइट, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का होना चाहिए। और वी कैन से दैट आवर कंट्री इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट एंड द एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली हमने देखा कि जब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना ज़्यादा उसमें चीज़ें लिखी हुई है, हर चीज़ मेंशन है, तो उसका जो साइज़ है वो भी हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने 395 आर्टिकल्स और 12 अपेंडिक्स जैसी चीज़ें देखी। राइट, होप सबको याद होगा। एक बार अगर भूल गए हो तो प्लीज़ रिकैप ज़रूर कर लेना, नंबर्स हमें याद रहने चाहिए। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट हमने यहाँ पर देखा था वो है सिंगल सिटीजनशिप का। होप सबको पता होगा कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। पहले कश्मीर के लोगों को डुअल सिटीजनशिप मिलती थी, बट अब जैसा कि आप सबको पता है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ 370A फ्रॉम जम्मू कश्मीर, नाउ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर वर ऑल्सो हैविंग अ सिंगल सिटीजनशिप विच इज़ ऑफ इंडिया ओनली। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे संविधान का तीसरा जो एक फीचर है वो है सिंगल सिटीजनशिप का। ठीक है, उसके बाद चौथा जो पॉइंट हमने देखा था और जहां हमने ख़त्म किया था वो था द सेंटर विद द स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। राइट, और इसमें हमने देखा था कि कैसे जो केंद्र सरकार होती है वो यूनियन लिस्ट फॉलो करती है। राइट, यूनियन लिस्ट। और उसके बाद जो राज्य सरकार होती है वो स्टेट लिस्ट फॉलो करती है। राइट, उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स दिए होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है, ज़्यादातर उनके अंडर में, उनके जुरिस्डिक्शन में वो चीज़ें आती हैं। उसके बाद तीसरा जो हमने इसमें लिस्ट देखी वो थी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि सेंट्रल यानी यूनियन और स्टेट, ठीक है, यानी स्टेट लिस्ट दोनों कंपाइल की जाती है। कंपाइल की जाती है मतलब इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेंटर को भी रिलेट करते हैं और वो स्टेट को भी रिलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये 4 साइलेंट फीचर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और फिर भी अगर नहीं आए तो प्लीज़ एक बार वापस उस वीडियो पर जाइए, उसको रिकैप करिए, क्योंकि वो अगर आप पहले 4 फीचर्स नहीं समझोगे तो अब जो मैं आपको फीचर्स समझा रहा हूँ आगे वो आपको पता नहीं चलेंगे। तो प्लीज़ हैव अ लुक and refresh your knowledge, and now we are moving further। तो बच्चों अभी तक हमने जो देखा साइलेंट फीचर्स के अंदर, ठीक है, जैसे रिटन डॉक्यूमेंट, साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, एंड फेडरल स्ट्रक्चर की बात की। अब हम बात करने जा रहे हैं रेसिडुअल पावर की, ठीक है, या फिर रेसिडुअरी पावर। आखिर ये क्या होता है या फिर इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए शब्द बिल्कुल नया होगा। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब होता है द सब्जेक्ट विच आर नॉट स्पेसिफिकली अलॉटेड टू यूनियन एंड स्टेट आर इंक्लूडेड इन रेसिडुअरी। मतलब क्या हो गया कि जो भी सब्जेक्ट जो ना यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो बच गए हैं, ठीक है, जो स्पेसिफाई नहीं है कि भाई ये सेंटर को जाने चाहिए कि स्टेट को जाने चाहिए,
सब्जेक्ट। तो ऐसे पावर्स को, ऐसे सब्जेक्ट्स को रेसिड्यूअरी पावर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, रेसिड्यूअरी पावर्स मीन द पावर्स और द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन एज वेल एज स्टेट्स, राइट। स्टेट और यूनियन दोनों में जो इंक्लूड ना हो, ऐसे फंक्शंस को, ऐसे हम कह सकते हैं सब्जेक्ट्स को रेसिड्यूअरी पावर कहा जाता है। सो द मैटर्स आर नॉट अलॉटेड और इंक्लूडेड इन द डिविजन्स ऑफ पावर इज नोन एज रेसिड्यूअरी पावर। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट दिस रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स, यानी जो केंद्र सरकार होती है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो इस पावर को डेलीगेट करती है नीचे, ठीक है, इस पावर को प्रोवाइड करती है आगे किसको, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को। और अब एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है, ध्यान दीजिएगा सेकंड पैरा में, द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी जो भी संसाधन सरकार के पास हैं फाइनेंशियली, राइट, पैसे के मापदंड में हम इसे तोलते हैं, ठीक है, पैसे के मेजरमेंट से हम इसे तोलते हैं। तो जो भी रिसोर्सेस हैं लाइक मनी, असेट एंड ऑल, द रिसोर्सेज इज डन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी ये आदान प्रदान होता है, यूनियन स्टेट को देती है और स्टेट यूनियन को वापस करती है, ये सारे रिसोर्सेज। एंड दिस एक्साइज एंड कस्टम्स, राइट। अब हम बात कर रहे हैं उन पावर्स की जो ना स्टेट की है ना फिर सेंटर की है, बल्कि सम्मिलित तौर पर, ठीक है, जॉइंट तौर पर दोनों की होती है, इसे रेसिड्यूअरी पावर कहते हैं। इसमें सबसे पहला आता है एक्साइज एंड कस्टम्स, राइट, कस्टम ड्यूटीज़ जो आपको पता होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में लगती है। इसके अलावा इनकम टैक्सेस, राइट, ये सारे के सारे जितने भी टैक्सेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वही दूसरी तरफ सेल्स, रेवेन्यू, एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल जो टैक्स है ये सारे स्टेट गवर्नमेंट, यानी कुछ हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है रेसिड्यूअरी पावर में, जिसमें हम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इनकम टैक्स और ये एक्साइज और कस्टम देखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सेल्स टैक्स, रेवेन्यू टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशनल टैक्स, ये सारे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगाती है अपने सिटीजन्स पे। तो हम कह सकते हैं कि सम्मिलित तौर पर, जॉइंट तौर पर सेंट्रल और स्टेट आपस में मिलकर पावर को शेयर करती हैं और इन पावर को क्या कहा जाता है, या रेसिड्यूअरी पावर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया रेसिड्यूअरी पावर कौन सी होती है। वो पावर जो स्टेट की भी नहीं होती है, यूनियन की भी नहीं होती, बल्कि कंपाइल होती है, कुछ जगह पर सेंटर का डोमिनेंस होता है और कुछ जगह पर स्टेट का। इसके बाद जो दूसरा, यानी जो पांचवा पॉइंट है हमारा, ठीक है, इस वीडियो का दूसरा और टोटल साइलेंट फीचर का पांचवा पॉइंट, वो आपको बताता है यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। क्राइसिस मतलब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों की, डिजास्टर, कोई ऐसी आपदा है, संकट की घड़ी, ठीक है, प्रॉब्लम का समय, ऐसी समय आता है तो यूनिफाइड अरेंजमेंट, यूनिफाइड मतलब क्या हो गया कि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया हुआ सिस्टम है हमारा, ठीक है, यानी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ भी जाती है तो भी हमें उसका डट कर सिस्टमैटिक तरीके से सामना करना है। आइए देखते हैं कैसे। देयर आर 3 प्रोविजंस इन इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इमरजेंसी आप सबको पता है, हमने डिस्कस भी किया था पिछले वीडियो में, ठीक है, आपातकाल की स्थिति, ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिसमें खतरा पैदा हो जाए, तो ऐसी 3 सिचुएशंस में हमने 3 प्रोविजंस बना के रखे हैं ऐसी इमरजेंसीज के लिए। पहला प्रोविजंस क्या बोल रहा है कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक एंड आर्म्ड रेबेलियन। अब इसमें 3 चीज़ें, पहली चीज़ बोल रही है कि टाइम ऑफ वॉर मतलब युद्ध का समय हो, एक्सटर्नल अटैक यानी बाहरी कोई दुश्मन अगर हमारा है और वो हम पर हमला कर देता है, या फिर हमारे देश के कुछ लोग जो रिबेलियन बन जाते हैं, बागी बन जाते हैं, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन मीन्स क्या हो गया कि ये वो लोग हैं जो हथियारों के बल पर सरकार को झुकाना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम कह सकते हैं कि तब इमरजेंसी लागू हो जाएगी। ये पहला प्रोविज़न है इमरजेंसी का, यानी पहली बार इमरजेंसी इस वजह से लग सकती है। दूसरा बोलता है कि ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन, यानी जो कानून व्यवस्था है वो खत्म हो जाए, एंड स्टेट कैन नॉट हैंडल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे समय पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लग सकती है। इसके बाद तीसरा और आखिरी पॉइंट आपको देखने को मिलता है, वो बताता है कि ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइजेस इन द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ इरोजन दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि चीज़ें महंगी होने लग जाएं, ठीक है, प्राइस अचानक से तेज़ी से बढ़ने लग जाएं और ऐसा हो जाए कि मार्केट में महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़े, तो ऐसी सिचुएशन में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके की इमरजेंसी है, पर ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, यानी मौद्रिक आपातकाल, ठीक है, यानी एक ऐसे समय जिसमें हम फाइनेंशियली चीज़ों पर बैन कर देंगे और इमरजेंसीज डिक्लेयर कर देंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पहले 3 पॉइंट आपको बताता है कि किस किस स्थिति में कैसे कैसे सिचुएशंस में इमरजेंसीज लगाई जा सकती है, राइट। सो द
government has been given the more power to deal with this emergency at the time of emergency. In India is turned into the unitary system. यानी जो भी पावर होगी वो इमरजेंसी के टाइम पर सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चली जाएगी, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चली जाएगी, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजंस लेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तब स्टेट का कोई रोल रह नहीं जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 सिचुएशन ऊपर जो हमने देखी, इन तीनों सिचुएशन अगर ऐसा कुछ होता है तो इमरजेंसी लागू होगी, और इमरजेंसी जब लागू होगी तो केंद्र में जो सरकार होगी, जैसे कि अभी बीजेपी है, तो वैसे ही जो भी सरकार केंद्र में होगी उसी का डिसीजन मान्य होगा अगर इमरजेंसी लागू होती है। तो यह है इसका 5वां फीचर जो आपको बताता है यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग द क्राइसिस। इसके बाद 6th और 6ठा जो हमें साइलेंट फीचर आपकी टेक्स्ट बुक में देखने को मिलता है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। बच्चों, पार्लियामेंट के बारे में हमने सुना हुआ, ये एक ऐसा सिस्टम है, राइट, जो गवर्नेंस के काम में आता है। गवर्नेंस मतलब क्या हो गया कि भाई कि जो गवर्न करती है, कंट्री को संभालती है, देख रेख करती है। तो पार्लियामेंट को हम एज अ गवर्नेंस कह सकते हो अपने कंट्री का। कैसे? क्योंकि इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम अ पार्लियामेंट इज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग पीपल। हम कह सकते हैं जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने एरियाज़ को, वो कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं भाई? पार्लियामेंट में, राइट, सबको पता है। द लेजिस्लेचर, द यूनियन इज़ द पार्लियामेंट, यानी जो लेजिस्लेचर होती है, यूनियन, राइट, स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? सेंटर की, तो वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट बाया कैमरल है बच्चों। क्या है? बाया कैमरल, ठीक है, बाया एंड कैमरल ये एक शब्द है, लेकिन आपको इसको तोड़ के 2 अलग अलग कर देना है। बाया मीन्स होता है 2 एंड कैमरल मीन्स होता है हाउस। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वर्ड बनता है 2 हाउस। मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में 2 हाउस की प्रथा है, यानी देर आर 2 हाउसेस इन आवर कंट्री विच इज़ नोन एज लोअर हाउस विच इज़ ऑल्सो नोन एज लोक सभा, एंड सेकेंड इज अपर हाउस विच इज़ ऑल्सो नोन एज राज्यसभा। तो सबको याद रखना है, अपर हाउस राज्यसभा है और L फॉर लोअर, L फॉर लोकसभा। तो ये ऐसे आप लोकसभा लोअर याद रखिए, उसी तरह आपको याद रह जाएगा जो बचता है अपर, वो है क्या? जी हाँ, राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा को लोअर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो लोग चुनते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों द्वारा। यानी लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जो लोग जिनको चुनते हैं वही लोग आगे जाके पार्लियामेंट में स्थापित होते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं अपने आप को। तो इसलिए इसे लोअर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये लोगों से कनेक्टेड है, ठीक है, पीपल से कनेक्टेड है। लेकिन जो लोग आपने लोकसभा में चुने हैं वो लोग आगे गवर्नमेंट चुनते हैं, बनाते हैं, तो वो गवर्नमेंट राज्यसभा बन रही है। तो यहाँ पर इलेक्शंस क्या हो गया? इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो गया, तो हम इसलिए इसे अपर हाउस कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो लोकसभा इज़ अ लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज़ अ अपर हाउस, ठीक है। उसके बाद ये आपको बताता है कि थ्रू दिस गवर्नमेंट कैरिड आउट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट at the union and the governor in the states. Actually, administration is carried out by the council of minister headed by the prime minister at the union and chief minister in the states. For an example, जैसे स्टेट में जो दर्जा चीफ मिनिस्टर का होता है एट द हाईएस्ट लेवल, वही देश में प्रधानमंत्री का होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है एज अ हाईएस्ट लेवल, ठीक है। यानी दोनों अपने अपने तौर पर अपने अपने काम को करते हैं और अपने अपने स्टेट को संभालते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर इन दैट कंप्राइज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. The president selects 12 peoples who are the expert and experienced of the various fields from the Rajya Sabha. अब बाकी जितने भी लोग हैं लोकसभा में, जैसे हम बात करते हैं तो 545 सीट्स हैं, उन 545 सीट्स पर ही इलेक्शंस होते हैं। लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में टोटल लोगों में से, यानी 250 लोगों की सीट्स में से 12 जो लोग होते हैं वो प्रेसिडेंट खुद चुनते हैं अपने हिसाब से, जो एक्सपर्ट एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड से, जैसे डांसर्स, सिंगर्स, पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिस्ट। अगर इनमें जो जिनको अवार्ड्स मिले हैं, जो लोग बहुत स्टैब्लिश हो चुके हैं, जो लोगों का फेम है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट 12 ऐसे लोगों को चुनकर राज्यसभा में स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है बच्चों। 12 संख्या याद रखना, 12 सिलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, वेयर इट वाज सिलेक्टेड फॉर राज्यसभा। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है राज्यसभा के जो हर 2 साल में चुनाव होते हैं और उसके जो 1/3 मेंबर हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाएंगे 2 साल बाद, हर 2 साल बाद, और फिर जो नए लोग हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि हर मेंबर जो होता है राज्यसभा को वो मिनिमम 6 साल का टेन्योर तो निकालता है, ये 6 साल बाद उसे रिटायर हो जाना होता है, ठीक है। इन शॉर्ट हम ऐसे समझ सकते हैं 2 साल में चुनाव होंगे, 1/3 पार्ट चेंज हो जाएगा और 6 साल तक कोई भी राज्यसभा में लगातार टिक कर रह सकता है, ठीक है। यहाँ तक का प्रावधान है। सो ये जो पावर है
राज्यसभा की वो कंपेयर टू लोकसभा थोड़ी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि लोकसभा को लोग चुन रहे हैं, पीपल की गवर्नमेंट है, इसलिए लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है। पावर इन द सेंस कि यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो राज्यसभा को ओवरटेक कर देते हैं, राइट। सो इसी तरह स्पेशल, सुपीरियर एंड डिसिसिव ये सारा लोकसभा के अंडर में आता है, ठीक है। यानी लोकसभा इज मोर पावरफुल देन कंपेयर टू राज्यसभा, एंड राज्यसभा कैन नॉट बी कंप्लीटली डिजॉल्व। अब ये राज्यसभा का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसे आप डिजॉल्व नहीं कर सकते, यानी इसे आप भंग नहीं कर सकते, इसे आप खत्म नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में आपको इसे चालू रखना पड़ेगा और चलाते रहना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो छठा पॉइंट उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम बायकैमरल है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा लोअर राज्यसभा अपर। लोकसभा के अंदर 545 सीट्स और राज्यसभा के अंदर 250 सीट्स। इन 250 सीट्स में से भी 12 सीट्स कौन अपॉइंट कर रहा है? जी हाँ, प्रेसिडेंट, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है ये। और अब बढ़ रहे हैं हम 7वें पॉइंट की तरफ, जो है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। बच्चों देखो, जुडिशरी यानी न्यायपालिका पर किसी का अधिकार नहीं होता, ना किसी का नियंत्रण होता है, यानी हम कह सकते हैं ना किसी का राइट है ना किसी का कंट्रोल है। उसे हमने इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ है। क्यों इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ है? ताकि वो इम्पार्शियल जुडिशरी करे। इम्पार्शियल मतलब किसी एक का पक्ष ना ले और सब पर एक जैसी दृष्टि रख के, एक जैसा विजन रख के सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अब इसमें कौन आ गया भाई? सुप्रीम कोर्ट जो कि टॉप पे है, उसके बाद हाई कोर्ट उसके नीचे, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाद तालुका। यानी सुप्रीम, हाई, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका, ये जितनी भी कोर्ट्स हैं, ये सारी कोर्ट्स पर किसी का एक नियंत्रण नहीं होता, किसी का भी नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। यानी कोई भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से जुडिशरी को नहीं चला सकती। रीज़न क्या है? क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और यहाँ लोगों की सरकार चलती है, और जो लोग होंगे उन पर कानून भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट। वाई? बिकॉज अगर उस पर किसी का कंट्रोल होगा तो कोई भी उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन्फ्लुएंस कर सकता है मतलब जो पैसे वाले लोग हैं उसको वो अपनी तरफ खींच सकते हैं अपने डिसीजन को। तो ऐसा सब ना हो, इसलिए जुडिशरी को कंप्लीट फ्रीडम दी हुई है अपना काम अपने हिसाब से करने की, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन करने की। और इसी तरह द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग विद द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द नेशंस एंड इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए जो आगे आती है वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आपको याद रखना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, राइट। एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये अंडरलाइन कर लो बच्चों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है कि विच कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन सी ऐसी कोर्ट है जो संविधान को संजोए हुए है और संरक्षित किए हुए है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट, राइट। क्यों? क्योंकि वहाँ वही होती है, वही सब डिसीजंस को फॉलो करती है, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर अटेंशन एंड योर टाइम। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अभी तक समझ में आ गए होंगे। हम साइलेंट फीचर के पॉइंट नंबर 7 तक पहुँच चुके हैं, राइट। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, नॉलेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर करिए, ताकि आपके सजेशन से मैं आपके लिए अगली बार और भी अच्छे कंटेंट लेकर आ सकूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका एजुकेटर गौरव आधुनिक आपसे विदा लेता हूं। अपना अपने परिवार का ध्यान रखें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, राइट। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।